नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लोअर पीसीएस एवं कनिष्ठ सहायक की स्पेशल सीरीज में आज दक्षिण भारत पर हम डिस्कस करेंगे। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग पर आधारित 40 एमसीक्यू को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर भारत में मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन्होंने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी चोल, चालुक्य, पल्लव, चेर, पांड्य, ये लोग भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने में लगे हुए थे। तो आज इस पर आधारित हम 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं 40, लेकिन वो बन जाते हैं 80। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी आने वाले सभी एग्जाम में। लोअर पीसीएस और कनिष्ठ सहायक में तो स्पेशली मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। मैं थोड़ा सा आपको चोल साम्राज्य के बारे में बता दूं, उससे फिर आगे के एमसीक्यू आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका और अशोक के अभिलेख, यहां से हमें चोल साम्राज्य के बारे में पता लगता है। 9वीं से 12वीं शताब्दी में चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहां पर शासन किया था। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहां पर चोल वंश ने शासक किया था। हालांकि मैं आपको बताऊं तो इनका जो इतिहास है वो काफी पुराना है। इन्होंने अपने आप को रीस्टैब्लिश किया था इस समय पर। ठीक है, तो इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं वो एक्चुअली कोई और हैं, लेकिन जो द्वितीय संस्थापक है वहां पर इनकी बात हो रही है। तो यहां पर जो द्वितीय संस्थापक है वो कौन है? विजयालय। ठीक है, जो चोल साम्राज्य की स्थापना हालांकि विजयालय द्वारा की गई थी, लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक वो संगम युग से इनके बारे में पता लगता है। ठीक है, तो जो विजयालय हैं वो इनके द्वितीय संस्थापक है, और यही ज्यादातर पूछा जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ना, 9वीं शताब्दी में, तो 9वीं शताब्दी में कौन है? विजयालय है। ठीक है, तो इनको चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता था। ये उस समय पे जो पल्लव हैं, पल्लव, अभी हम पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, उनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, जब 8वीं शताब्दी की हम बात करें तो वहां पर जो राजनीतिक सत्ता थी उस समय पर, मतलब कि जो राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांडवों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ करता था उस समय पे। ठीक है, तो उसी समय पर जो चोल हैं इनका पुनः उत्थान हुआ था। तो पुनः उत्थान की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इनका इतिहास काफी पुराना है। ठीक है, ध्यान रहे, इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तंजौर थी। ठीक है, तंजावुर थी इनकी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इनका जो वास्तविक संस्थापक है वो कोई और है, लेकिन जो इनका द्वितीय संस्थापक है जो कि 9वीं शताब्दी में है, उसको विजयालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इनका पुत्र आया था आदित्य प्रथम। ठीक है, जो आदित्य प्रथम है उसने कोदंड राय की उपाधि धारण की थी। ऐसे फिर इसके बाद परांतक आया था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के साथ साथ, वरना अदरवाइज फिर टॉपिक भी पढ़ाओ और एमसीक्यू पढ़ाओ तो इसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन यहाँ पर भी जो मैंने आपको इतनी सारी नॉलेज दे दी है, इनसे भी कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि विजयालय इसका संस्थापक था। ठीक है, कैसा? द्वितीय संस्थापक। कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो काफी अच्छा प्रश्न है और कई स्टाइल में अलग अलग तरीके से आता है। बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर लेपाक्षी मंदिर। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर ये दोस्तों चोल शासकों से रिलेटेड मंदिर है। ठीक है, ये आपका तंजौर में अवस्थित है। इसको पहले राजराजेश्वर मंदिर से भी जाना जाता था। कैसे मानते थे? राजराजेश्वर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, यह इसका नाम है बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये इसका निर्माण हुआ था राजराज प्रथम के टाइम पे। कौन थे? चोल शासक थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया, पहले थे विजयालय। ठीक है, विजयालय के बाद उनका उत्तराधिकारी आया आदित्य प्रथम, और आदित्य के बाद आया था परांतक। ठीक है, और परांतक के बाद आए थे राजराज प्रथम। तो इनके समय पर ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1010 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूना इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये मंदिर बना है द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना है, जैसे मैंने आपको पिछले बार शैली भी बताई थी मंदिरों की। ठीक है, और इसी में ही एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ठीक है, तो यहीं पर एक बाहर का एक मार्ग है, वहां पर नंदी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो आप इतने सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था? ये राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ था 1010 ईस्वी में।
इतने सारे प्रश्न आप इससे बना सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसको यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया इसको, ठीक है। और ये पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है, ठीक। तो बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसल या फिर कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो इसका राइट आंसर है कोरोमंडल तट के कुछ भाग, और मतलब कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, यहाँ पर दोस्तों इसका राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कौन कौन से हैं, दक्कन के कौन कौन से भाग थे मैं आपको बता दूं, उरैयूर, ठीक है, कावेरी पट्टनम, ये दक्कन के भाग हैं, ठीक है। इसके अलावा तंजावुर, ठीक है। तंजावुर तो इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। और जो तंजावुर है मैं आपको बताऊं कि उस समय पर जैसे कि विजयालय क्या था, पांड्यों का सामंत था, तो उन्हीं से छीना था इसने इसको, ठीक है। और इसको जब उसने छीना था तो तब उसने नरकेसरी की उपाधि भी धारण करी थी, ठीक है। तो विजयालय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विजयालय कौन था, ये उस समय पर जो चोल साम्राज्य है उसका द्वितीय संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और ये कौन था, पांड्यों का सामंत था। अगला प्रश्न देखिए, चोल की राजधानी थी। अब चोलों की राजधानी कहां पर थी? कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर। तो भाई अभी तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तंजौर ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी ये बात चल रही है 9वीं से 12वीं शताब्दी की, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनकी राजधानी एक और भी थी, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ उसका नाम। उसका नाम है गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है। ये भी इनकी राजधानी थी, गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है। गंगे कोंड चोलपुरम, ये भी इनकी एक राजधानी थी, ठीक है। और अगर हम बात करें पुराने वाले समय की, जो संगम काल की भी हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये रीस्टैब्लिश हुआ था, तो उस समय पर चोलों की राजधानी हुआ करती थी उरैयूर, ठीक है। तो भाई कभी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि अगर वहां पर अगर उरैयूर भी दिखेगा तो आप उरैयूर भी कर सकते हैं, टिक। अगर आपको गंगे कोंड चोलपुरम दिखता है तो वो भी सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो तंजौर ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ये प्रश्न भी दोस्तों अलग अलग स्टाइल में आता रहता है। साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो इसका राइट आंसर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चोल प्रशासन की विशेषता थी, सबसे उल्लेखनीय विशेषता और माना गया है, ठीक है। मतलब स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन, यही इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी गई है, ठीक है। इसमें प्रश्न ऐसा आ सकता है कि भाई चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तर ग्राम प्रशासन था, ठीक है। तो ग्राम का रिलेटेड जहां पर भी आएगा, ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश आएगा, वो कौन आएगा? चोल राजवंश ही आएगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड प्रश्न भी कई बार अलग अलग स्टाइल में आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? तंजावुर में, उरैयूर में, कांचीपुरम में या फिर उत्तर मेरूर में। तो इसका राइट आंसर है उत्तर मेरूर में दोस्तों ये अवस्थित है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई चोल के समय पे ग्राम प्रशासन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था क्योंकि वो स्वायत्त था, ठीक है। जैसे स्वायत्त का मतलब क्या होता है कि भाई प्रत्येक ग्राम की अपनी सभा होती है ना, जो कि केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यानी कि जो ग्राम है वहां पर शासन का संचालन करती है ना। तो भाई उसी को क्या बोला जाता है? स्वायत्त ग्राम प्रशासन बोला जाता है। तो यहाँ पर यही इनकी सबसे प्रमुख विशेषता थी और इसका ब्यौरा हमें किन शिलालेखों में मिलता है? उत्तर मेरूर में प्राप्त शिलालेखों से हमें इसका पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है, पहले हमको आपको बता दूं कि वारियम क्या होता है। देखिए उस समय पर जो चोलकालीन गांव होते थे तो उनकी गतिविधियों के देखरेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति काम किया करती थी, जिसको कि वारियम बोला जाता था। एक कार्यकारिणी समिति होती थी, ठीक है। तो उस समय पर चोल के गांवों के देखरेख के लिए कार्यकारिणी जो समिति होती थी, उसमें जो वारियम समिति होती थी उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि पहला आ गया पान वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम और संवत्सर वारियम। तो जो टोट्ट वारियम है वही दोस्तों क्या देखती थी? उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टोट्ट वारियम क्या करती थी? उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी। जैसे कि संवत्सर वारियम की बात करें तो ये वार्षिक समिति थी, ठीक है, ये वार्षिक समिति थी। इसके अलावा जैसे एरी वारियम की बात करें तो ये तालाब समिति थी, मतलब तालाब की देखरेख करती थी, ठीक है।
पानवारियम की बात करें तो ये देखती थी स्वर्ण से रिलेटेड कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो टोट्टवारियम है वो उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी। अगला प्रश्न देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कहाँ से प्रतिमाओं में देव आकृति प्राय, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं, ठीक है, कांस्य होगा, ये कहाँ से नहीं होगा, कांस्य होगा, कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति किस तरह की थी, ठीक है। तो पहली बात तो आपको पता लगे भाई जो नटराज की मूर्तियां वो कब बनी थी, चोल के काल में बनी थी, ठीक है। आप जानते हैं भाई जो नटराज मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताते हैं कि किस तरह की हुआ करती थी, अष्टभुज, षटभुज, चतुर्भुज या फिर द्विभुज, ठीक है। ये मूर्तियां प्रायः क्या है, चतुर्भुज है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा, चतुर्भुज होगा, ठीक है भाई। उस समय पर जो चोल कलाकार थे, इन्होंने भाई तक्षण कला में, तक्षण कला होती है ना मूर्ति को, तो तक्षण कला में भी दोस्तों क्या थी, इनको सफलता प्राप्त थी। इन्होंने पत्थर और धातु की बहुत मूर्तियां बनाई हैं, ठीक है। और ये मतलब कांस्य की बनी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो कांस्य जो धातु होता है, ठीक, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो ये जो कांस्य जो धातु है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब एक ऐसा धातु है जो कि काफ़ी मतलब वो होता है, मतलब काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इनसे ये मूर्तियाँ बनी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में मिली है। नटराज का मतलब क्या होता है, शिव, ठीक है। तो ये विशेषकर इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत ये श्रेष्ठतम रचना इसको माना जाता है। और ये आपसे हमेशा प्रश्न पूछेंगे इस तरीके का कि दक्षिण भारत में जो चोल युग के स्थापना में जो श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना है वो क्या है, और अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, ठीक है। तो ये चोल कला का उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि भाई चोल शासकों के समय पे कौन सी प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात हुई, तो कौन सी हुई, नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात हुई। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। जो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है उन्हें किस तरह से प्रदर्शित करती है, शिष्य नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या फिर ध्यानमग्न, तो ये उनको एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। जो शिव की दक्षिणा मूर्ति है, ठीक, वहीं पर जो नटराज में जो मूर्तियां हैं उसमें एक शिव की दक्षिणा मूर्ति है, तो वो उनको दोस्तों एक शिक्षक के रूप में या एक गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। वे उसमें अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए पाए गए हैं या माने गए हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न देखिए, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या फिर राजधिराज प्रथम। तो इसका राइट आंसर है चोल शासक थे कुलोतुंग प्रथम। इनके शासनकाल में 1077 ईस्वी, ठीक है, में 72 सौदागरों को एक चीन दूत मंडल, मतलब यानी 72 व्यापारी थे, उनका एक दूत मंडल चीन में भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यह भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न और कई तरह से एग्जाम में आता रहता है। तो इसका राइट आंसर है चोल ही प्रसिद्ध था, ठीक है। चोल राजाओं ने एक बहुत बड़ी सेना और संगठित सेना का निर्माण किया था, ठीक है। उस समय पे उन पे 1,50,000 सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। और उनके अलावा हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों के साथ मतलब एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी उनके पास थी, ठीक है भाई। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक तो हुए ही, इसके अलावा उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। और इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने जैसे श्री विजय, इसके अलावा सिंहल, मालदीव, ठीक है, इन द्वीपों पे भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चालुक्य, चोल, कदम, कलचुरी। तो इसका राइट आंसर है चोल। चोल वंश के शासक जनरली क्या करते थे, अपने जीवन काल में ही अपने युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो कि उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बन जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था।
ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या फिर कुलोतुंग? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। देखिए राजेंद्र प्रथम कौन थे? ये राजराज प्रथम के पुत्र थे। तो इनकी मृत्यु के बाद इनका सबसे योग्यतम जो पुत्र था वो था राजेंद्र प्रथम। इसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया था, यानी कि जब साम्राज्य को ये बढ़ाना चाह रहे थे तो वैसे ही इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और इसके समय पर जो चोल शक्ति है वो अपने चरमोत्कर्ष में थी, सबसे बढ़िया स्थिति में थी चोल। ठीक है, चोल इसके शासनकाल में ही सबसे बढ़िया स्थिति में थे। ठीक है, और इसी ने ही क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं राजेंद्र प्रथम की, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, 1017 में इसने क्या किया था? पूरे सिंहल द्वीप पर अधिकार कर लिया था। सिंहल द्वीप का मतलब जो श्रीलंका की बात होती है। ठीक है, सिंहल द्वीप का राजा उस समय पे महेंद्र पंचम हुआ करता था। ठीक है, तो इसने उसको बंदी बना लिया था। ठीक, इसके अलावा इसने उस समय पर गंगे कौंड की उपाधि भी धारण करी। गंगे कौंड, ठीक है, गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उस समय पर जो पाल शासक हुआ करते थे महिपाल, इसने उसको पराजित किया था। तो महिपाल को पराजित के उपलक्ष्य में इसने गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था गंगे कौंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई। तो गंगे कौंड चोलपुरम नामक जो राजधानी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाई गई थी। जबकि विजयालय ने किसको बनाया था? तंजावुर को बनाया था। ठीक है, और संगम काल में कौन सी थी? उरैयूर थी। तो ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ही थे जो गंगे कौंड चोलपुरम नामक राजधानी जिनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और इन्होंने चोल झील का स्वरूप दिया था बंगाल खाड़ी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल, परांतक चोल, ये चोल हो गए, चोल लिख गया, राजराज प्रथम और फिर राजराज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर है राजराज प्रथम। देखिए राजराज प्रथम ने ही जल सेना का प्रारंभ किया था। ठीक है, फिर इसका बेटा कौन था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ने तो जीता, लेकिन स्टार्ट किसने किया? वो इसने ही किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजराज प्रथम है इसी ने ही क्या किया था कि भाई स्टार्ट करी थी जल सेना। ठीक है, और इसने ही पहली बार स्थायी सेना और विशाल नौसेना का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। अब ये प्रश्न थोड़ा सा दोस्तों अलग है। अभी हमने पढ़ा था कि जो राजेंद्र प्रथम है उसने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है श्रीलंका के उत्तरी भाग की। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? राजराज प्रथम। देखिए चोल शासक राजराज प्रथम था, इसने श्रीलंका उस समय पे सिंहल माना जाता था उसको आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीत लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और इसका जो बेटा था राजेंद्र प्रथम, इसने क्या किया था? संपूर्ण सिंहल में अपने को मिला लिया था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि चोल शासक कौन, किसने क्या जीता? राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग को जीता था उसके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन मतलब वही सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप का मतलब हो गया श्रीलंका। तो अब यहाँ पर पूरे श्रीलंका की बात हो रही है, तो वो किसने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने जीता। तो इस तरह से देखिए आयोग में ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ये सभी प्रश्न कोई पीसीएस में आया हुआ है, कोई आईएएस में आया हुआ है, तो इस तरह के जो प्रश्न है ऐसे घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राजेंद्र प्रथम है उसने क्या किया था? संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। वहां पर उस समय पर राजा हुआ करता था महेंद्र पंचम, उसको इसने बंदी बना लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब इसने गंगे कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था, तो वहीं पर ही उसने एक चोल गंगम नाम का एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो ऐसा भी आ सकता है कभी प्रश्न कि चोल गंगम नामक तालाब किसने बनवाया था? ठीक है, तो वो भी किसने बनाया था? राजेंद्र प्रथम, क्योंकि इस पर बेस्ड भी कई सारे प्रश्न आ रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज प्रथम। तो इसका राइट आंसर है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम थे, उन्होंने ही उस समय पर जो श्रीलंका के राजा थे, विजय बाहु थे उस समय पे राजा। कौन थे? विजय बाहु। ठीक है, इनको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि
चोल राजा कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ने ही श्रीलंका के राजा विजयबाहु हुआ करते थे उस समय पर, उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह इसके राजकुमार से कर दिया। राजकुमार का नाम मैं बता दूं, वो थे वीरप्पे रुमाल। वीरप्पे रुमाल, ठीक है, वीरप्पे रुमाल, इसके संग अपनी पुत्री का इन्होंने विवाह कर दिया था। अब बात करेंगे दोस्तों चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पहले मैं आपको थोड़ा सा चालुक्य वंश के बारे में बता दूं, फिर आपके लिए एमसीक्यू इजी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए चालुक्यों की बात करें तो छठी शताब्दी के आरंभ में, यानी कि जो चोल वंश का जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, मतलब कि जो उसका रीएस्टेब्लिशमेंट हुआ, उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये 500 कुछ ईस्वी में चले जाओ, तो छठी शताब्दी के जब आरंभ की हम बात करते हैं तो वहां पर इन्होंने पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में अपने राज्य को स्थापित किया था चालुक्य, और इन्होंने वातापी आज के नाम पे उसका नाम है बादामी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बीजापुर एक जगह है, वहाँ पर ये अवस्थित है, ठीक है। तो उस समय पर इस सबसे ज़्यादा जो दक्षिण में जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो यही थी, वो बादामी के चालुक्य, क्योंकि बादामी के तो इन्होंने बादामी के चालुक्य पुकारे गए, ठीक है। तो चालुक्यों की जो शाखा का उद्भव कहाँ पर हुआ था? वातापी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? बीजापुर के कर्नाटक जिले में हुआ था। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बादामी के चालुक्य बोला जाता है। तो इनका जो प्रथम प्रतापी राजा था जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी वो थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको जो जो चीज़ें बताते जाता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पुलकेशिन प्रथम, इन्होंने 541 से 566 तक राज किया, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र आए कीर्तिवर्मन प्रथम, ठीक है। कीर्तिवर्मन ने भी 597 तक राज किया, 566 से 597, ठीक है। उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इनके पुत्र थे, लेकिन उस समय पे ये वयस्क नहीं थे, ठीक है, अवयस्क थे। तो इनके छोटे भाई मंगलेश ये बैठे कुछ समय के लिए गद्दी में, ठीक है, मंगलेश बैठे, ठीक। तो मंगलेश बैठे 610 तक, फिर उसके बाद मंगलेश के बाद बैठे पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ही सबसे महान शासक माना जाता है चालुक्य वंश का, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। भाई 4 राजाओं के आपको नाम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर मंगलेश, फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ही सबसे महान शासक माना जाता है। इस शासक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका अभिलेख है ऐहोल, ठीक है। ऐहोल अभिलेख से ही हमें इसकी उपलब्धियों के बारे में पता लगता है। 610 से 642 के बीच में इसने शासन किया था। सम्राट हर्षवर्धन को भी इसने हराया था, याद है ना, मैंने आपको बताया था कि सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है। उस समय पर जो ऐहोल अभिलेख है या ऐहोल प्रशस्ति है, इनके दरबारी कवि थे रविकीर्ति, ठीक है, रविकीर्ति द्वारा वो रचित है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं इधर उधर से घुमा फिरा के, ठीक है। तो ये हो गया चालुक्य का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल या फिर सेन? तो इसका राइट आंसर है चालुक्य। चालुक्य के समय पर प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, कि भाई कौन सा वंश था जहाँ पर महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अलग अलग स्टाइल में प्रश्न आया हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी या बादामी, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, बीजापुर में। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस में हुआ है? ठीक है, तो ये प्रश्न रिलेटेड है चालुक्य से, तो ऑफकोर्स किस में हुआ होगा? ऐहोल में हुआ होगा, ठीक है ना। आप इस तरह से भी इन प्रश्नों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल में हुआ है। ऐहोल का जो प्रशस्ति का लेख है वो किससे रिलेटेड है? पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है, रवि कीर्ति के द्वारा बनाया गया है। याद रखना ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रवि कीर्ति के द्वारा रचित है, ठीक है। तो रवि कीर्ति ने उस समय पर लिखा था इसमें कि उसने जो कालिदास तथा भारवी के समान
यश प्राप्त किया है। मतलब जो लेखक है उसने दावा किया है कि भाई उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त हुआ है। तो कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल में हुआ है। ठीक है, और कालिदास कौन थे? कालिदास थे उस समय पे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी। तो उस समय यानी कि ये पहले की बात है कालिदास वाली। ठीक है, ये याद ध्यान रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न होते, 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, सभी जानते हैं इनके बारे में। तो इनका ऐहोल में उत्कीर्ण लेख है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द का क्या अर्थ था? यवन प्रिय एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल का हाथी दांत का नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी गई नर्तकियों का, या फिर काली मिर्च का? तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर क्या है? काली मिर्च का। तो भाई भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोम वासियों को बहुत ज्यादा प्रिय थी। ठीक है, तो इसीलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इनको क्या बोला गया है? यवन प्रिय बोला गया है। ठीक है, क्योंकि यूनान और रोम में काली मिर्च की बहुत अधिक मांग थी, तो यवन प्रिय, ठीक है, जो कि काली मिर्च को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले लोग थे, यूनानी और रोमवासी। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण तथा काव्य से, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है व्याकरण तथा काव्य। ठीक है, मेनली व्याकरण से संबंधित है। तोलकप्पियम को किसने बनाया था? ये थे तोलकप्पियर। तोलकप्पियर, ठीक है, तोलकप्पियर थे। ये थे उस समय के ऋषि अगस्त्य के 12 शिष्यों में से एक। ऋषि अगस्त्य उनके 12 शिष्यों में से एक थे, और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो तोलकप्पियम ग्रंथ किसके द्वारा की गई थी? ये आपका एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, काव्य से भी रिलेटेड है, तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिल्पादिकारम लिखा था। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, का लेखक था या लिखा था, मतलब कौन था इसका लेखक? शिल्पादिकारम, ठीक है, या सिलप्पादिकारम, कभी कभार ऐसा भी लिखा जाता है, सिलप्पादिकारम। कई जगह पे ये भी है और कई कई जगह पे ऐसा भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। सिलप्पादिकारम लिखा था या इसका लेखक कौन था? इलंगो, पर्णर, करिकाल, या फिर विष्णु स्वामिन? तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इलंगो, ये इसका लेखक था, इलंगो आडिगल। ठीक है, इलंगो आडिगल। ठीक है, संगम साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य है। ठीक है, संगम साहित्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसके जो लेखक थे वो उस समय के जो चोल नरेश कारिकल थे उसके पौत्र थे। ठीक है, अब ये उस समय की बात हो रही है, चोल जो स्टार्टिंग वाले चोल थे, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो चोल नरेश थे उस समय पे कारिकल, तो संगम युग की बात हो रही है। तो वहां पर जो शिल्पादिकारम या फिर शिल्पादिकारम जो भी कहो इसको, उस समय उसका जो लेखक था वो कौन था? इलंगो आडिगल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी, या फिर अरिकामेडु? ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु कहाँ पर है? पुडुचेरी के आसपास है। ठीक है, और ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, पुडुचेरी के पास कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ठीक, इसको पेरीप्लस में पोडुके कहा गया, पोडुके। ठीक, तो पोडुके यहीं से दोस्तों पता लगता है कि जो भारत है और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न अलग अलग तरीके से कि भाई रोमन बस्ती कहाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके अलावा पोडुके कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से पेरीप्लस ऑफ द थ्री इरिथियन सी के लेखक को प्राप्त था? तो इस तरह से प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो अरिकामेडु इसका राइट आंसर है, कि जो बताता है कि भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य? तो इसका राइट आंसर है कदम्ब। ठीक है भाई, संगम साहित्य में केवल चोर, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, और इन राज्यों से संगम साहित्य मतलब ये है कि यही संगम साहित्य से हमें पता लगता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण के आसपास इन राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर संचालित थी, चेर, चोल और पांड्य की। लेकिन कदम्ब का यहाँ पर कहीं भी उल्लेख नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? अब ये प्रश्न भी आपके पास अलग अलग तरीके से आ सकता है, ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। तो मैं आपको बताऊं, ये है तमिल। ठीक है, तमिल धार्मिक कविताओं का संकलन ही कुरल कहलाता है। पहली बात, इसको आप ध्यान रखना, इसको कुरल को लघु वेद भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लघु वेद। तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु वेद किसको बोला जाता है? तमिल ग्रंथों में किसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ठीक है, या फिर इसे तमिल साहित्य का बाइबल भी बोला जाता है, तमिल साहित्य का बाइबल। ठीक है, अब इसके लेखक मैं बता दूं, इसके लेखक हैं तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर, ये भी काफी फेमस लेखक हैं, तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर एक इंपॉर्टेंट कवि, इनके द्वारा ये लिखा गया है। इसे मुप्पाल भी बोला जाता है, मुप्पाल। तो देख लीजिए भाई, क्या क्या है कुरल। कुरल को लघुवेद, तमिल साहित्य का बाइबल, मुप्पाल, इन नामों से जाना जाता है। और ये लिखा है तिरुवल्लुवर ने। ठीक है, और तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार भी माना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? ठीक, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, कम्बन। कम्बन 12वीं सदी में इन्होंने तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था। ये तमिल भाषा में इसकी रचना की थी कम्बन ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चोल व उत्तर चालुक्य के मध्य में, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य में, चोल और होयसल के मध्य में, चोल और पांड्य के मध्य में। इसका राइट आंसर है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में यह युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। ठीक है, तो ये हुआ था परांतक प्रथम, परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच में। ठीक है, तो ऑफकोर्स जो कृष्ण तृतीय थे, इन्होंने चोल को परास्त कर दिया था इसमें। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध था। हालांकि इनके बारे में अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और फिर इन्होंने क्या कर दिया था, उस समय पे तंजौर, इनकी राजधानी तंजौर थी ना, तंजौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में जो कृष्ण तीन थे, इन्होंने तंजयुकोंड, तंजयुकोंड की उपाधि धारण करी थी, तंजयुकोंड। तो प्रश्न पूछा सकता है, तंजयुकोंड किसको बोला जाता था? तो कृष्ण तृतीय को। तो हालांकि प्रश्न सभी आए हुए हैं अलग अलग तरीके से, बार बार मैंने उन प्रश्नों को लिखने का नहीं सोचिए, क्योंकि एक ही प्रश्न में हम कई सारे प्रश्न बता देते हैं, अदरवाइज फिर समय बर्बाद होता है ना। इतने सारे एमसीक्यू बनाने से बेटर है कि आपको एक ही एमसीक्यू में सारे एमसीक्यू को समझा दिया जाए। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके इसमें कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं क्या, और वो आए हुए भी हैं कि भाई तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, एक एमसीक्यू बन जाएगा। फिर तंजयुकोंड की उपाधि किसने धारण की ना। ठीक, तो इस तरह से आप कई सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? गजनबी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी या फिर मलिक काफूर? तो काफी अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर है मलिक काफूर। मलिक काफूर को ने अंततः चोल साम्राज्य का समाप्त कर दिया, मतलब चोल साम्राज्य को अंत कर दिया था। कौन थे ये? अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे। अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं। तो उस समय पर इसके सेना नायक थे मलिक काफूर। जब ये दक्षिण विजय पर निकले थे अपनी, तो उस दौरान पर इन्होंने चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। इसका विवरण मिलता है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फतू में। ठीक है, खजाइन उल फतू। अब यहां से आपके सामने एक प्रश्न और भी आ गया कि भाई खजाइन उल फतू के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक, तो मलिक काफूर के समय पे, हालांकि इनके बारे में हमने सबने मध्यकाल में पढ़ना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में किस लिए था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र? तो इसका राइट आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय का उरैयूर। ठीक है, कहां पर है ये उरैयूर? ये है तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली में, कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है उरैयूर। ठीक है, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, कावेरी नदी के तट पर ये अवस्थित है। उस समय का संगम काल का महत्वपूर्ण नगर था ये। ठीक है, और ये उस समय पर सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। तो कपास के व्यापार का बहुत इंपॉर्टेंट ये केंद्र था।
तो ये हमें विवरण मिलता है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में। अगला देखिए, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर वेंगी? तो इसका राइट आंसर है वेंगी। ठीक है, उस समय पर जो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वो थी वेंगी नदी। ठीक है, और ये निकलती है मदुरै के समीप, तमिलनाडु में एक जगह है, तमिलनाडु में मदुरै है, तो वहां पर से दोस्तों ये निकलती है। ठीक है, तो और जो पांड्य राज्य था वो कहाँ पर अवस्थित था? वो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, तो पांड्य राज्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पांड्य राज्य का जो उल्लेख है सबसे पहले मेगास्थनीज की बुक में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है, और ये राज्य मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, पांड्य का अर्थ क्या होता है? मतलब प्राचीन, प्राचीन प्रदेश या पुराना प्रदेश। ठीक है, और इसका प्रारंभिक उल्लेख वैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। ठीक है, और इसका जो पहला शासक था वो था नेडियोन। ठीक, नेडियोन, नेडियोन ने 210 ईस्वी में इस पांड्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, नेडियोन का मतलब क्या होता है? ये होता है लंबा आदमी, तो नेडियोन इसका संस्थापक था। ठीक है, बाकी आपको इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही प्रश्न इससे जनरली आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगमकालीन इतिहास में कौन, को एवं मनन या मन्नन भी हो सकता है, मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये होते थे दोस्तों राजा के लिए, डी। ठीक है, तो संगमकालीन साहित्य में को, मन्नन या मनन भी बोल सकते हैं, कौन, ये राजा के लिए प्रयुक्त हुआ करता था ये शब्द। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम कहां पर हुआ था? अरिकमेडु में, एर्नाकुलम में, मदुरई में या फिर तुकोरिन में? तो इसका राइट आंसर है मदुरई में। देखिए पहले आप समझ लीजिए संगम का मतलब क्या होता है। संगम का मतलब होता है कवियों की गोष्ठी, जब कवि मिलते हैं ना एक साथ। ठीक है, तो कवि की गोष्ठी। तो इसमें क्या हुआ कि जब इनका संगम हुआ तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, कवियों ने साहित्य की रचना की, जिसको क्या बोला गया? संगम साहित्य बोला गया। ठीक है, संगम साहित्य। ठीक, तो संगम साहित्य कब हुआ था? ये हुआ था जब दक्षिण भारत में उस समय जो पांड्य राजा थे, पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी जो कवि थे, कवि आपस में मिलते थे, गोष्ठी होती थी और वो क्या करते थे? साहित्य की रचना करते थे, जिनको कि संगम साहित्य बोला गया। तो इसमें 3 संगम हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो प्रथम है वो हुआ था मदुरै में। ठीक है, मदुरै में उस समय पे अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, जो द्वितीय है, द्वितीय संगम है वो हुआ था अलवे में, अलवे। ठीक है, अलवे में हुआ था। ठीक है, और उस समय पर भी जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य थे। ठीक है, और तृतीय हुआ था मदुरै में, मदुरै में। ठीक है, मदुरै में, और नक्कीर इसके अध्यक्ष थे, या नक्कीरर, नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे उस समय। बस आप इतना याद कर लो, इतना ही बहुत है। पहला मदुरै, अलवे और मतलब पहला मदुरै, दूसरा अलवे और तीसरा फिर से कहाँ पे? मदुरै में। तो मदुरै में मतलब पहला और तीसरा कहाँ पर हुआ है? मदुरै में हुआ है। दूसरा वाला आपका कहाँ पर हुआ है? अलवई में हुआ है। कभी जगह इसकी अलवे की जगह पे कपाटपुरम भी लिखा आता है कहीं पर। ठीक है, कपाटपुरम भी लिख सकते हैं। तो ये 3 संगम आयोजित किए गए थे, ये भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अब ऑब्वियसली किसका नाम आप ज्यादातर पढ़ रहे हैं? अगस्त्य का। ठीक है ना, मैं दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इनका जन्म हुआ था काशी में, और माना जाता है कि देवताओं ने इनसे अनुरोध किया, इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। उन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी माना जाता है। तो भाई आप देख ही रहे हैं, तमिल इनके 12 शिष्य हुए थे और उन्होंने सभी ने क्या किया था? संगम युग में साहित्यों की रचना की थी। तो दक्षिण भारत में आर्यकरण को के लिए ऋषि अगस्त्य को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी इसमें से सुमेलित नहीं है। पल्लव कांचीपुरम, पांड्य मदुरै, चेर पुडुचेरी, चोल तंजौर या फिर होयसल दार समुद्र। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है।
तो देखिए पल्लव की कांचीपुरम ही थी, पांडे की मदुरै थी राजधानी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो चेर है उनकी पुडुचेरी नहीं थी, ठीक है, चेर की पुडुचेरी नहीं थी। चोल की तंजौर है, होयसल की द्वार समुद्र, बिल्कुल सही है। जो चेर है उनकी पुडुचेरी नहीं थी। चेर की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वांची, वांची, ठीक है, वांची या फिर वांजी भी बोला जाता था, वांजी। तो वांजी या वांची, ठीक। चेर का मतलब क्या हुआ, जो आधुनिक केरल है, चेर मतलब केरल, ठीक है, केरल। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे श्रावणकोर है और कोचीन, मालाबार, इनके कुछ भाग को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो चेर राज्य बनता था। तो वैसे देखा जाए तो चेर क्या है, आधुनिक केरल है। तो उस समय पे इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, वांजी या वांची थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया। कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण दिया है। काफी अच्छा प्रश्न है। फाइयान, हिनसांग, इत्सिंग या फिर मातवालीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, मातवालीन है। तो मातवालीन ही एक ऐसा चीनी यात्री था, उसने बताया था कि जो चालुक्य के शासनकाल है उस दौरान भारत और चीन के संबंध थे। अगला प्रश्न देखिए, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। अब ये तो काफी इजी सा प्रश्न है, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में आ चुका है। राजपूत, गुप्त, मौर्य ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो कौन हो सकता है, ऑफ कोर्स चालुक्य। भाई चालुक्य ने तो दक्षिण भारत पर ही शासन किया है ना। तो चालुक्य वंश है, इसने उत्तर भारत में कभी भी शासन नहीं किया। इसने हमेशा कहाँ पर किया है, दक्कन और दक्षिण भारत के में जो केंद्र वाले एरिया है वही थे। इनकी राजधानी कहाँ थी, बादामी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जो पुलकेशिन द्वितीय इनका सबसे महान शासक था, बादामी के चालुक्य वंश उसका शासक था, ठीक है। इसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कदंब राजाओं की राजधानी थी, कदंब राजाओं की राजधानी कौन सी रही होगी। अब आप देखिए, इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। भाई तंजौर आपको पता है किसकी राजधानी थी, चोलों की थी, ठीक है। अभी हमने बताया जो कांची है, कांचीपुरम पल्लवों की थी। बादामी किसकी थी, ऑफ कोर्स चालुक्य की। तो वनवासी रही होगी। तो कदंब राजाओं की राजधानी कौन सी थी, वनवासी। मतलब कि अगर आपको बाकी का पता है तो आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वनवासी इनकी राजधानी थी। ये जो राजवंश है, कदम वंश है, इसकी स्थापना की थी मयूर शर्मन ने। चाहो तो लिख लो, मयूर शर्मन ने इसकी राजधानी स्थापना की थी। उसके बाद क्या किया था, जो कदम राज्य है उसको पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था, उसने अपने उसमें मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था। काफी अच्छा प्रश्न है। चोल, चेर, पांड्य या फिर चालुक्य। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, पांड्य। दक्षिण भारत के जो पांड्य वंश हैं, इन्होंने एक रोम राज्य में एक दूत को भेजा था 26 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो पांड्य राज्य हैं वो भारतीय इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले आप वंश मान लीजिए इनको दक्षिण भारत में, ठीक है। इन्होंने 200 ईस्वी पूर्व से 1378 ईस्वी तक शासन किया था। उनकी राजधानी कहाँ थी, मदुरई। अगला प्रश्न देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये है मदुरई में अवस्थित है, ठीक है। मदुरई कौन थी, पांड्यों की राजधानी थी। और संगम काल में ध्यान रहे, प्रथम और तृतीय संगम भी यहीं पर ही आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी ऋषि अगस्त्य ने। द्वितीय की भी उसी ने की थी, लेकिन तृतीय की किसने की थी, नक्कीरर ने, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 42 क्वेश्चन हो गए। हमने वैसे 40 का था, लेकिन 42 हो गए। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। आने वाले समय में आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।